हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ऑनलाइन जो लोग आ गए हैं बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है? 3 persons आर ऑनलाइन: रोशनी, रागिनी शर्मा एंड काजल। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? कैसे हैं आप लोग? रोशनी, रागिनी शर्मा एंड काजल, आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडेबल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। बचपन से आप पढ़ते होंगे आर्टिकल्स। तीसरा चौथा क्लास में होंगे जब आप, तो भी आप पढ़े होंगे आर्टिकल्स के बारे में। 4, 5, 6 ए एन दी हर जगह पढ़ते आ रहे होंगे। कभी आपने सोचा कि जब हम बचपन में पढ़े ही तो अभी फिर क्यों पढ़ना पड़ रहा है? मतलब ये निकलता है कि इससे क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। आप 6, 7 में होंगे उस समय भी पूछे जाते होंगे। 10th में भी पूछे गए होंगे। और आप बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। लेकिन सबका लेवल अलग अलग होता है। ये जो शर्ट में टी शर्ट में पहना हुआ हूँ ना, ये अगर मैं पहना हुआ हूँ तो हो सकता है वो 1000 रुपये का हो। लेकिन यही टी शर्ट अगर अक्षय कुमार पहन लेगा तो वह 10,000 का हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि हम किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। अभी हम लोग 12th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, 12th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए उसके अकॉर्डिंग हम लोग रूल सीखेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको वन बाय वन करके सारे रूल्स को समझेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि आर्टिकल्स है क्या। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दिया था, और मैंने ये बोला भी था कि मैं आपको शुरू से आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। और आपको ट्रांसलेशन का भी एक रूल मैंने बताया था। 15 मिनट जब बचेगा तो मैं ट्रांसलेशन का भी एक रूल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अभी हम लोग रूल बना लेते हैं कि लगभग 45 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स हम लोग सीखेंगे ग्रामर को। और उसके बाद 10 से 15 मिनट हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन को। ठीक है ना? तो ये हमारा डेली का रूटीन अभी रहेगा, ताकि ट्रांसलेशन भी पैरेलली समाप्त होते चले और ग्रामर जो हमारा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है? तो लेट्स गो। अब हम लोग चलते हैं उसकी ओर। ठीक है? आर्टिकल्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल्स? आर्टिकल्स को डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक कलम है। ठीक है? तो ये कलम है, इस कलम में दो बातें हो सकती हैं। एक तो अनिश्चित बातें हो सकती हैं कि यह एक कलम है, यानी दुनिया की कोई भी कलम। मैं इसके अलावा कोई दूसरी कलम भी लेके आऊं तो उसके लिए भी कह सकते हैं कि यह एक कलम है। तीसरा कोई कलम लेके आऊं तो वह भी कह सकते हैं यह एक कलम है। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि यही वो कलम है जिसे मैंने कल खरीदा था, यही वो कलम है जिसे मैंने कल खरीदा था, तो अब हम कह रहे हैं कि ये खास कलम है, यानी एक निश्चित कलम है। और जहां निश्चित रहेगा वहां डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, और जहां अनिश्चित रहेगा वहां ए अथवा एन का प्रयोग करेंगे। सो गाइस, आप ये समझ लीजिए कि ए एन और द, ए एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं, जो सामान्यतः किसी नाउन के पहले लगता है। यह प्रोनाउन के पहले कभी नहीं लगता है। एडजेक्टिव के पहले लगते हुए देखा होगा आपने, लेकिन एडजेक्टिव के पहले, केवल एडजेक्टिव के पहले नहीं बल्कि एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले लगता है। इवन एडवर्ब के पहले भी आपने देखा होगा, जैसे ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो वेरी एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले भी ए देखा आपने। लेकिन वहां पे भी आप गौर करेंगे कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन था। तो हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आज। और सबसे पहले वी विल हैव टू गो, हमें जाना होगा द डिफिनीशन ऑफ आर्टिकल। देखिए आपके सामने में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपको। और रूल यही है कि ऐसे चैप्टर्स के लिए आप कॉपी कलम निकाल के रखिए। मैं हिंदी में भी आपको लिखते समझाते चलूँगा, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़ाऊँगा, बिकॉज इट्स अ ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, आपका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, यानी भौतिक रूप से आप हमारे सामने नहीं होते हैं। तो मुझे हर छोटे छोटे चीज़ को आपको सावधानी पूर्वक और आसान तरीके से सिखाना हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप सामने में रहते हैं तो आपके जो पोस्चर्स हैं या जो भाव भंगिमाएं जिसको कहते हैं जो आपके चेहरे का, उसको भी हम समझ लेते हैं कि आप समझे हैं कि नहीं समझे। लेकिन कैमरे के सामने में तो रहने पे आप हैं नहीं यहाँ पे, यानी कि आप अपने घर में हैं, तो ऑब्वियसली मुझे हर छोटे छोटे चीज़ को थोड़ा ज़्यादा डिटेल करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा वो टाइम एक्सपेंडिंग होगा। लेकिन फिर भी आपको यू विल हैव टू
कि पेशेंस, आपको धैर्य रखना होगा और सिलसिलेवार ढंग से सीखना होगा। सभी लोग यस सर बोल रहे हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ ए एन एंड द आर टू बी सेड आर्टिकल्स। पहला लाइन ही हमने बोला कि ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। दे प्रीसीड, प्रीसीड का देखिए अर्थ यहाँ लिखा हुआ पहले आना। प्रीसीड का मतलब होता है पहले आता, यानी कि ये दे किसके लिए यूज किया गया है? आप बताइए, दे का प्रयोग जो किया गया है वो किसके लिए किया गया है? दे का जो प्रयोग किया गया है ये है ए एन दी के लिए। तीन नाम है इसलिए यहाँ पे द दे दिए हैं, ए एन और द। प्रीसीड यानी पहले आते हैं, यानी वे पहले आते हैं। द नाउन्स एंड दीज आर यूज्ड इन अनडिफाइंड एक्सप्रेशंस। हम तोड़ तोड़ के सबको समझाते हैं पहले। यानी वे आते हैं नाउन के पहले, यानी कि आप कह सकते हैं कि इट कम्स बिफोर नाउन और दे कम बिफोर नाउन, यानी कि वे नाउन के पहले आते हैं। एंड दीज आर, और ये हैं प्रयोग किए जाते, और इनके प्रयोग किए जाते हैं इन अनडिफाइंड एक्सप्रेशन। अनडिफाइंड माने अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित एक्सप्रेशन, यानी वक्तव्यों के लिए, बातों के लिए, विचारों के लिए हम करते हैं ए एन अथवा द का प्रयोग। दीज आर एडजेक्टिव्स। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, यानी तीनों आर्टिकल्स का प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, जैसे सपोज दैट अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ए पेन, तो ये कलम की विशेषता है, ये कलम का क्वालिफिकेशन है कि उसके पहले यहाँ ए, यानी इसकी विशेषता है कि कलम की संख्या कितनी है, एक है ना। तो जब किसी नाउन के पहले कोई शब्द लगता है उसे क्वालिफाई करने के लिए, उसकी विशेषता बतलाने के लिए, तो वह क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ना। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए एन और द जब आर्टिकल के रूप में प्रयोग होता है तो वह क्या होता है? वह आर्टिकल्स, वह एडजेक्टिव होता है। और उस एडजेक्टिव्स को, उस आर्टिकल्स को हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर कहते हैं, यानी कि वह नाउन को डिटरमाइन करता है, अर्थात निर्धारित करता है। कैसे? तो आप यहाँ पे देखेंगे इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में दीज आर टू बी सेड डिटरमाइनर्स, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इन्हें डिटरमाइनर्स कहा जाता है। आप इसको शॉर्टकट में, इन नटशेल माने संक्षेप में आप बता सकते हैं कि इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होता क्या है, तो आपको कैसे जवाब देना है? ए एन एंड द आर टू बी सेड आर्टिकल्स, दे कम बिफोर नाउन और इट्स इक्विवेलेंट, यानी वह नाउन अथवा इसके समतुल्य के पहले आता है। दीज आर अनडिफाइंड एक्सप्रेशंस, ये एक अपरिभाषित वक्तव्य होते हैं। एंड दीज आर टू बी सेड डिटरमाइनर्स इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी इनका प्रयोग डिटरमाइनर की तरह। दैट डिटरमाइनर किसको कहते हैं? जो नाउन को डिटरमाइन करता है, यानी जो नाउन को पहचान दिलाता है। जैसे यह एक कलम है तो कलम के पहले ए लगा देंगे तो यह एक कलम हो गया, यानी इसकी एक संख्या हो गई, यानी इसकी पहचान हो गई वो। तो इस तरह से ए एन दी का प्रयोग हम डिटरमाइनर की तरह करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन जो खास तौर पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे लिखते भी चलता हूँ, और आप लोग कॉपी अगर कलम निकाले हुए हैं तो एकदम इत्मीनान से। और एक बात मैं और बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे हिंदी में लिखता हूँ तो थोड़ा आपको बोरिंग होगा। बोरिंग इसलिए होगा क्योंकि मैंने इसे हिंदी में कई बार बोल दिया, कई बार समझा दिया, लेकिन क्या होता है ना कि धीरे धीरे माइंड से स्केप करने लगता है वो। तो आपको एक नोट अच्छा मिल जाएगा अगर बना हुआ हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो निश्चित तौर पे इंग्लिश वाला तो मैं अपलोड कर दूंगा आपको, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ इसमें नहीं है, तो मैं हिंदी में आपको लिखाते चलूंगा। आपको थोड़ा धैर्य रख के धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सो राइट डाउन प्लीज, लिखिए यहाँ पे ए एन एंड द, और लिखना है ना, सॉरी, और द को आर्टिकल्स कहा जाता है, आर्टिकल्स कहा जाता है ना। जहां ज्यादा डिफिनीशन है तो इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नहीं जरूरत रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ये सामान्यतया
ये सामान्यतया नाउन के पहले आते हैं। दरअसल आप ऐसा कह सकते हैं, दरअसल ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। मैं इसे नोट में खोल लेता हूँ, यहाँ हैंडराइटिंग पे असर पड़ता है, शायद आपको समझने में भी दिक्कत हो। दरअसल ये एडजेक्टिव्स होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसे डिटरमाइनर कहा जाता है। इसे डिटरमाइनर्स का लिख दीजिए, चूंकि 3 है ना, AND कहा जाता है। इसे डिटरमाइनर्स कहा जाता है। ठीक है भाई, सब लोग समझ रहे होंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपको हो सकता है बोरिंग हो हिंदी लिखने में, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हैव टू पेशेंस, हैव पेशेंस। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग अगर लिख लिए होंगे तो साथ ही साथ लिखिए, नहीं तो पॉज करके भी लिख सकते हैं। और इसे मैं नोट में खोल लेता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे डिलीट करना पड़ेगा। चलिए, लिख लिए होंगे तो मैं डिलीट कर देता हूं, इससे बाहर आ जाता हूं। चलिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूल्स मिल जाते हैं लिखने के लिए, तो इसीलिए अब इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं ऐसे करके। चलिए, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के कितने टाइप होते हैं यहाँ से आपको मिलेगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, 2 तरह के होते हैं आर्टिकल्स। और मैं आपको अब यहाँ पे लिखते चलूंगा। दो तरह के आर्टिकल होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल, है ना, ये आपको नाम रख लेना है याद। अब इसका मत कहिएगा कि इनडिफिनिट का अनिश्चित आर्टिकल लिखें, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। इनडिफिनिट, पल्लवी कुमारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थोड़ा लेट है, यू आर बीइंग लेट। इनडिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? आपको याद होगा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि ए अथवा एन का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु को बतलाने में करते हैं। दैट इज वाई दीज आर, दैट मीन्स कि ए और एन आर टू बी सेड इनडिफिनिट आर्टिकल्स। यानी कि मैंने कहा कि ए अथवा एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आप कह सकते हैं ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह किसी नाउन के पहले तो लगता है, लेकिन इससे अनिश्चित का बोध होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि दिस इज ए पेन, यह एक कलम है, तो यह किसी कलम के बारे में कहा जा सकता है, यानी अनिश्चित। यानी इस कलम के बारे में भी, कोई आपके पास कलम है, उस पेन के भी बारे में भी कहा जा सकता है दिस इज ए पेन। तो इसलिए इसे इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, देखो ध्यान से। when a or n is used to make uncertain अथवा indefinite, इन दोनों का मतलब क्या होता है भाई? अनिश्चित, अनसर्टेन या indefinite। सेंस, अर्थ में, एट पोजिशन ऑफ एनी नाउन, किसी नाउन की स्थिति को बतलाने के लिए अनिश्चित अर्थ बताने में ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। इट इज टू बी सेड इनडिफिनिट आर्टिकल, इसे ही हम क्या कहते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल मैंने अभी आपको अपने तरीके से समझाया। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल पे बता देता हूँ। जैसे
अगर लिखा हुआ देयर इज ए डॉग, देयर इज ए डॉग, देयर इज ए डॉग मतलब एक कुत्ता है, इसको हिंदी में हम कहेंगे कि देयर इज ए डॉग जो है तो लिखा हुआ एक कुत्ता है। अब आप बताइए मैं किस कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूं? कोई भी कुत्ता, कोई भी कुत्ता, कोई भी कुत्ता रहेगा तो उसके लिए हम कहेंगे देयर इज ए डॉग, है ना। ए डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, यानी कि अब यहाँ पे कर रहे हैं कि कुत्ता रात में भौंक रहा था। यहाँ पर ये हम नहीं कहेंगे एक कुत्ता, यानी कुत्ता रात में भौंक रहा था। तो कौन सा कुत्ता रात में भौंक रहा था? कोई भी कुत्ता, किसी निश्चित कुत्ते के बारे में तो बोल नहीं रहे हैं। ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। किस बूढ़े व्यक्ति को देखा? किसी एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, यानी अनिश्चित। तो जहां पर अनिश्चितता का बोध होता है, इनडिफिनिट सेंस आता है, अनसर्टेन सेंस आता है, वहां पे हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। और ए एन में क्या डिफरेंस है हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल आप लिखते हैं इसके डिफिनेशंस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनडिफिनिट आर्टिकल का। तो यहाँ मैं डिफिनेशन हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे लिख लें। इनडिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? जब मैं सामान्य भाषा में लिखूंगा, जब ए अथवा एन का प्रयोग, लिखते चलिए, जब ए अथवा एन का प्रयोग किसी अनिश्चित जब ए अथवा एन का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु को डिटरमाइन करने में, निर्धारित, डिटरमाइन मतलब निर्धारित करने में किया जाता है, डिटरमाइन करने में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, उसे इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, है ना। एकदम मस्त डिफिनेशन हो गया। अंग्रेजी में आपके सामने में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं लिख देता हूं, आपके पास दोनों मॉडल आ गया, दोनों लेवल आ गया, ठीक है, दोनों मीडियम आ गया। आपके साथ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पे मैंने बात कर लिया है, तो आप इसे जल्दी जल्दी और साथ में सुन के भी लिख सकते हैं। आपको मेरी आवाज़ भी जा रही होगी तो आप सुन के भी ऐसा कर सकते हैं। खाली बस आपको, आपसे एक ही गुजारिश है कि यू विल हैव टू कीप पेशेंस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे डाउट हो रहा है कि आप उब रहे होंगे, आपको लगता होगा कि अरे यार जब समझ में आ ही गया तो हिंदी में सर क्यों लिख रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा थोड़ा सा कि सिलसिलेवार ढंग से, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, एक क्लास ज़्यादा लग जाएगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल आप लिख लिए होंगे, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए डिफिनिट आर्टिकल का भी डिफिनेशन आपके सामने में है, और मुझे लगता है आप समझ में भी आ गया होगा कि जहां हम अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध करते थे, वहां अब निश्चित का बोध करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ व्हेन द इज यूज टू पॉइंट आउट ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी खास, पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है भाई? खास, यानी निश्चित, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति अथवा वस्तु को पॉइंट आउट करने में, पॉइंट आउट करने मतलब दिखाने में, दर्शाने में, इसका शुद्ध हिंदी अगर अर्थ आप निकालें तो दर्शाने में किया जाता है। इट इज टू बी से डिफिनिट आर्टिकल, और इसे ही क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। मैं जल्दी से इसको हिंदी में लिख देता हूं, आप भी लिख ले। जब द का प्रयोग किसी निश्चित, किसी खास या निश्चित, खास भी लिख सकते हैं, खास या ब्रैकेट में आपको लिख देते हैं निश्चित, किसी खास या निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु को व्यक्त करने या दर्शाने, कुछ भी लिख सकते हैं, व्यक्त करने में किया जाता है, व्यक्त करने में किया जाता है
उसे क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। उसे डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है ना। दैट मीन्स कि द को डिफिनिट आर्टिकल, नोट कर लिए सर, बिल्कुल बिल्कुल नोट करते चलना है। हाँ जी, ठीक है। मेरी मजबूरी होती है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं जिनका बहुत ज़्यादा वीक होता है इंग्लिश, तो उनके लिए हिंदी लिखना पड़ता है। आपको हिंदी इंग्लिश में भी मैंने समझा दिया, मैं इंग्लिश में बोल भी देता हूँ वर्बली कि व्हेनेवर द इज यूज्ड, व्हेनेवर जब भी द इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिफिनिट पर्सन और थिंग, डिफिनिट या यू मे से पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, इट इज टू बी से डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो उसे एंड इट ऑल्सो कम्स बिफोर नाउन बिकॉज it is determiner and it is used to determine any noun, so it comes before noun or its equivalent, अतः यह किसी नाउन अथवा इसके समतुल्य के पहले लगेगा। धीरे धीरे आप अगर फॉलो करने लगोगे ना, देखो जब कोई किसी से कैसे सीखता है, जब आप उसे रोल मॉडल मानने लगते हो, जब आपको लगने लगता है कि नहीं ये बंदा सही है मेरे लिए, इसे मैं रोल मॉडल मानूंगा और इसके अनुसार चलूंगा, तो धीरे धीरे अंग्रेजी बोलते जब मैं बोलूंगा आपको तो आप सुनो, ध्यान से सुनो और धीरे 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 आप उसे कैच करने लगोगे, और जब कैच करने लगोगे तो वो धीरे धीरे फॉलो करने लगोगे और फिर आपको भी बोलने का मन करेगा और धीरे धीरे हो जाता है ये, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वो भी लिख लेना। दिस इज द पेन, ये वही कलम है विच आई हैव बाउट, जिसे मैंने खरीदा है, यानी कि यह वही कलम है जिसे मैंने खरीदा है। तो एक निश्चित कलम का बोध हो रहा है, ये वही कलम है जिसे मैंने खरीदा है, तो एक निश्चित कलम, किसी अन्य कलम की बात नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। थ्योरेटिकल है इसलिए सिर्फ और सिर्फ समझते चलिए, लिखते चलिए, फिर रूल्स आएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका, है ना। चलो हो गया भाई, आप भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिए पल्लवी, ओके थैंक यू पल्लवी। आगे बढ़ते हैं अब हम, हाँ जी। अब फिर से हम अपने अलगे अगले बातों पर आते हैं, और मैं यहाँ पे नोट बनाया हूँ कुछ आपके लिए, और इस नोट में क्या क्या बातें हैं इनको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, धीरे धीरे समझिए। यहाँ पे कि द डिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बट रुक जाइए, सॉरी मैंने डिफिनिट बोल दिया, ये इनडिफिनिट है। इनडिफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन, ए अथवा एन का प्रयोग किसके पहले होगा, जो वहां लिखा हुआ मैं इसको यहां पे बना देता हूं, ए अथवा एन का प्रयोग, हाँ जी ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके नोट कर लिए सर जी, ठीक है ठीक है। ए और एन का प्रयोग किसके पहले होगा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN बोले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और द का प्रयोग किसके किसके पहले होगा, और मैं आपको बता दूं कि ए एन का प्रयोग प्लूरल, यहाँ पे टिक लगा देता हूं, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होगा। यस, SCN बोले तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यस, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होगा, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये जो मैंने डिनोट किया है ना, इसको आप जरूर सीख लें। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं होगा। यानी ए अथवा एन का प्रयोग किसके किसके पहले होगा, आप यहाँ पे याद रख लो जो मैंने घेर दिया है कि ए और एन इज यूज्ड एज इनडिफिनिट आर्टिकल एंड इट कम्स ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यह केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगता है। क्यों, आपके मन में आता होगा ऐसा क्यों, तो ए अथवा एन का हिंदी अर्थ आप जानते होंगे कि एक होता है, और जब इसका अर्थ एक होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी एक ही अर्थ का होता है, सिंगुलर माने एक, काउंटेबल नाउन माने जिसकी गिनती कर सकती है, तो इससे भी एक का बोध होता है, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बुक, ये सही है, ए बुक्स अगर आप लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना, और ए मिल्क अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ वो समझ में आ गया होगा। लेकिन डिफिनिट आर्टिकल देखो, बट द डिफिनिट आर्टिकल, लेकिन डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। और द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो ये यहाँ पे हम लोग सीखते हैं,
द का प्रयोग हम करेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पे, द का प्रयोग किसके किसके पहले है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, चलो ठीक है भाई, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो ये भी ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये भी ठीक है। यानी द का प्रयोग हम तीनों के पहले करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, जैसे देखिए द बुक, ये भी स्ट्रक्चर होता है, द बुक्स, द बुक्स ये भी स्ट्रक्चर होता है, द मिल्क ये भी स्ट्रक्चर होता है। यानी कि देखो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यही बात यहाँ नोट में लिखी हुई है। यानी कि मैं नोट में क्या बताने वाला था यहाँ पे कि ए और एन दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन जनरली, नॉट बी जनरली बट ऑलवेज कम्स बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, it does not come before plural countable noun and singular uncountable noun, whereas जबकि the is used as definite article and the is used before singular countable noun, singular uncountable noun and plural countable noun। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं जानते होंगे, आप जानते होंगे, लेकिन आप इन चीज़ों को अपने से अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भी अपने आप को बोलो, समझो, तो इससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन पावर, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करेगा। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, यू विल हैव टू लर्न थ्रू आउट इंग्लिश। आपको थ्रू आउट इंग्लिश सीखना होगा बोलने के लिए, बाय द हेल्प ऑफ स्पीकिंग, बाय द हेल्प ऑफ लिसनिंग, बाय द हेल्प ऑफ कम्युनिकेटिंग, यानी इनकी सहायता से आप अपने अंग्रेजी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। मैं लिख दूं क्या आप जल्दी से? अब तो रहा है सर, वॉइस नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, अभी आ रहा है आवाज? हेलो पल्लवी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बैटरी तो अभी दिख रहा है, यस। हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है, आवाज नहीं आई तो बोल देना भाई बीच में, क्योंकि बैटरी कभी डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे मैं चेंज करना पड़ता है ना, मैं बार बार बैटरी तो देखते नहीं रहूंगा, तो आप लोग बोल देना, ठीक है? मैं कमेंट देखते रहता हूँ आपका। चलो मैं इसको, अब अगर आप समझ गए होंगे तो मैं इसको जल्दी से लिखा देता हूँ, ठीक है? और इसको आप लिखना शुरू करो, रुक जाओ रुक जाओ, है ना? पहले आप ये लिख लो, इसी तरह से लिख लो आप पहले ये, या फिर मैं भाषा में ही लिखा देता हूँ, इतना पूरा लेंदी हो गया ये फिलहाल, ठीक है? चलो मैं भाषा में ही लिखा देता हूँ। इंग्लिश में आपके सामने में लिखा होगा, अब हिंदी में इसे लिख लो। लिखिए, इनडिफिनिट आर्टिकल, यहां से मैं लिख रहा हूं, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट आर्टिकल, ब्रैकेट में लिख देते हैं ए और एन, का प्रयोग, का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, केवल, केवल लिख दीजिए, केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, के पहले किया जाता है, जबकि, जबकि डिफिनिट आर्टिकल, जबकि डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग, का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, SCN, सिंगुलर
अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन। तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के, इसको लिखेंगे PCN, के पहले किया जाता है, किया जाता है। चलिए, ये आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल गया। आपके सामने में एग्जाम्पल ये रहा, आप एग्जाम्पल को लिख लीजिए यहाँ से, फटाफट करिए। उसके बाद मैं दूसरे नोट पे चलूंगा। सर इंडिफिनिट गलत लिखा हुआ है, कहाँ पे भाई? TEFINITE, ओहो सॉरी, ऐसे गलती हो जाती है। टू आर इज ह्यूमन। थैंक यू काजल। हो गया होगा लिखा हुआ। चलो हम आगे आते हैं अब। ए और एन इज द वीक फॉर्म ऑफ वन, जिसकी चर्चा अभी हम कर चुके हैं। एंड द इज द वीक फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट। दिस एंड दैट मतलब क्या हो गया? ए अथवा एन जहां लगा रहेगा वहां पे हम वन का अर्थ समझते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज ए और एन इज द वीक फॉर्म ऑफ वन, यानी वन का ही वीक फॉर्म है। वीक मतलब कमजोर होता है। मतलब क्या हुआ कि इसके जो अर्थ होते हैं ए अथवा एन के, वो एक के अर्थ में थे। एक 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 समझते होंगे, वन माने एक। जबकि द इज द वीक फॉर्म ऑफ दिस और दैट, जहां द का अर्थ होता है वहां पर दिस अथवा दैट का, यही वो कलम है। दिस इज द पेन। तो इसलिए जहां पर हम दिस या दैट का यूज करते हैं वहां पर हम दी का प्रयोग करते हैं खास तौर पे। तो द इज द वीक फॉर्म ऑफ दिस और दैट। ठीक है, आप इसको लिख लेना, एक ही लाइन का है, इसमें ज़्यादा हम लोग करने का जरूरत नहीं है। अगर इसे हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? ए अथवा एन का प्रयोग वन के वीक फॉर्म के लिए किया जाता है। वीक फॉर्म इज द इंग्लिश में ही लिखते हैं इसको। चलो तो आगे लिखते हैं, इसको इंग्लिश में ही लिख लो। अब हम आते हैं द और दी के बारे में समझने के लिए। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक जगह पढ़ते हैं द को द और एक जगह पढ़ते हैं दी। यानी ये स्पेलिंग देखो लिखा हुआ है THE और यहाँ भी स्पेलिंग लिखा हुआ है THE। लेकिन कब इसे द पढ़ते हैं और कब इसे दी पढ़ते हैं, ये याद रखना है कि जब हम THE के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले नाउन, से प्रारंभ होने वाले नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले कोई भी नाउन रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे जी? द। लेकिन अगर कोई भी वॉवेल से शुरू होने वाला रहेगा, वॉवेल से प्रारंभ होने वाले, वॉवेल से प्रारंभ होने वाले या वॉवेल से शुरू होने वाले, जो भी कहना होने वाले, ठीक है, नाउन, तो इसके लिए हम दी का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आप लिखते हैं THE फिर बॉय, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे, देखो ये कॉन्सोनेंट है तो इसलिए इसको हम पढ़ेंगे द बॉय, द बॉय, है ना, ये देखो प्रोनाउंसिएशन। लेकिन अगर हम लिखेंगे यहाँ पे दी ऑयल, तो ओ क्या है? वॉवेल है ना, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे दी ऑयल, दी ऑयल। चलो ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है द स्टूडेंट। द स्टूडेंट क्यों लिखा हुआ? चूंकि एस क्या है? कॉन्सोनेंट है। एस कॉन्सोनेंट, दैट मीन्स कि इफ कॉन्सोनेंट कमेंसिंग एनी नाउन इज यूज्ड, द इज प्रोनाउंस्ड, द एंड व्हेनेवर द वॉवेल कमेंसिंग नाउन इज यूज्ड, इन केस दी इज यूज्ड, दी, देखो ओ है तो दी, एस है तो द,
सिंपल। हाँ, द बॉय, काजल ने तो एकदम हिंदी में लिख दिया भाई। यानी हाँ जी, दी ऑयल, ऑयल। इसका मतलब है कि आपके मोबाइल में हिंदी फ़ॉन्ट भी है, ये पता चल गया। चलो, समझ में आ गया ना भाई, समझ में आना चाहिए। द और दी में अंतर समझ में आ गया होगा। यही सब हम लोग रील्स में देखते हैं तो बड़ा मजा आता है, अरे कितना अच्छा बता दिया, द और दी कब पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पे भी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, रील से आउट होइए और इधर आइए। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब तीसरा भी हमने नोट पढ़ लिया, तो यहाँ पे आपको 3 नोट दिए हुए थे, आप ध्यान से देखे होंगे तो। पहला नोट में ये था, दूसरा नोट में वीक फॉर्म था, और तीसरा नोट में प्रोनाउंसिएशन था कि कब हम द प्रोनाउंस करते हैं और कब हम दी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, चलो भी अगला पेज में आ जाते हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल। सच पूछो तो ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बता भी दिया था, पोजीशन ऑफ आर्टिकल मैंने बोला था बोलचाल की भाषा में, लेकिन फिर भी हम इसे अपने भाषा में यहाँ पे लिख देते हैं। रागिनी शर्मा, जी सर, हिंदी में जी सर, वाह। चलो, 12th में मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी नहीं, अभी 11th में नहीं। पहले अभी इसका पोजीशन ऑफ आर्टिकल देखते हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का स्थान कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो ध्यान से देखना कि ए, एन अथवा द का प्रयोग हम किसके पहले करते हैं, तीन जगह करते हैं जनरली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ए, एन और द। देखो ध्यान से, अगर नाउन रहेगा तो इसके पहले करेंगे, अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा तो भी हम करेंगे, ठीक है। और अगर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा तो भी करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं ए बॉय, है ना, कलर चेंज कर लूं थोड़ा तो आपको भी, हाँ, अगर हम लिखेंगे ए बॉय, ठीक है, तो देखो बॉय क्या है, नाउन है। अगर हम लिखेंगे ए गुड बॉय, हाँ, तो क्या हो गया, ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये बॉय क्या हो गया, नाउन। और अभी हम बोलेंगे ए वेरी गुड बॉय, ए वेरी गुड बॉय, तो आप देखो ये है नाउन बॉय, एडजेक्टिव गुड, एडवर्ब वेरी, और उसके पहले क्या लगा दिए, ए। तो दीज आर द प्लेसमेंट ऑफ नाउन, दीज आर द पोजीशन ऑफ नाउन, ये पोजीशन है, ये नाउन के प्लेसमेंट भी है, प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखो समझ में आ जाएगा, ए एन दी का प्रयोग नाउन के पहले, ए एन दी का प्रयोग एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले, ए एन दी का प्रयोग एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले। ये बात मैंने यहाँ भी लिख दी, आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, यहाँ पे देखो ही इज अ गुड बॉय है तो ए के साथ देखो एडजेक्टिव लगा हुआ है, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, द बेस्ट बॉय, देखो ए का भी प्रयोग है, एन का भी है और द का भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी देखो ए का भी दिया हुआ है और द का भी दिया हुआ है, तो आपके पास ढेर सारा एग्जाम्पल है। ये फाइल अपलोड कर दूंगा मैं, आप इसे जरूर देख लेना, लेकिन पढ़ाने के बाद पूरा चैप्टर खत्म होगा तब देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले दे देंगे तो आपको लगेगा बहुत आसान है, इसमें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो पिटारा खुलना नहीं चाहिए, पहले आप सीखो उसके बाद मैं देखूँ। सर लिख लिए, कर लिए सर, ठीक है। अरे आप तो एकदम हिंदी को पकड़ लिए हैं भाई, रागिनी शर्मा केवल हिंदी ही लिख रही हैं। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देखो दिया हुआ है यहाँ पे है बहुत सारा एग्जाम्पल, सॉरी पहले तो इसको सीखना है यूज ऑफ आर्टिकल्स को। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, देखो ध्यान से, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड, इसका क्या मतलब होता है। यानी जब भी आप आर्टिकल, खास तौर पे ए अथवा एन, ए अथवा एन की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे, ए या एन, यानी ए अथवा एन की जब चर्चा करेंगे आर्टिकल्स में, यहाँ पे हम सीधे बात करेंगे खाली ए एन का, द का भी चर्चा नहीं करेंगे। तो हम प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, किसकी देंगे, साउंड की, यानी ध्वनि, आप हिंदी में पढ़ते होंगे ना, ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलता है, ध्वनि आवाज,
यानी कि उसको प्रायोरिटी देना है, उसको प्राथमिकता देना है। कैसे? तो आप यहाँ गौर करोगे कि अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड भी उसका कॉन्सोनेंट हो, तो हम इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है जी, हम उसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं दे देता हूं आपको, जैसे ए बुक, साउंड समझिए पहले। बुक कैसे बोलते हैं? बुक बॉ से बोलते हैं, बुक ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। और बॉ कौन सा व्यंजन वर्ण होता है ना, आपको याद होगा। बॉ क्या होता है? व्यंजन वर्ण, हिंदी में आप सब जानते होंगे थोड़ा बहुत। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट साउंड इसका हो गया। तो इसका साउंड क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। तो साउंड के आधार पे ही हम तय करते हैं कि ए अथवा एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, जनरली आप जानते हैं कि एन का प्रयोग हम वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड के पहले करते हैं और कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन दैट केस यू विल हैव टू मेक प्रायोरिटी ऑफ साउंड। आपको साउंड के प्रायोरिटी को बनाने होंगे, यानी कि वो डिसाइड करना पड़ेगा कि साउंड कौन सा है, यानी कि साउंड व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है। तो ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, एक एग्जांपल भी मैंने दे दिया। ये कॉन्सोनेंट, इसका लेटर भी देखो कॉन्सोनेंट है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है ना ये। और क्या इसका साउंड भी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट यानी क्या लग जाएगा? ए। उसी तरह से अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड उसका वॉवेल हो, तो मैंने बोला था अभी वॉवेल के आधार पे, तो वॉवेल के आधार पे यहाँ क्या लगेगा? एन। तो देखो यहाँ पे एन लगा हुआ है ना। जैसे आप कोई एग्जांपल ले लो, ऑनेस्ट। देखो ध्यान से, ये कैसे लिखा जाता है? ऑनेस्ट ऐसे लिखा जाता है ना। ऑनेस्ट ऐसे लिखा जाता है। तो आप गौर करना कि ऑनेस्ट में ओ जो है, ओ खास तौर पे जो है, ये ओ जो लिखा हुआ है वो क्या चीज है? ये है वॉवेल साउंड। इसको जब हम बोलते हैं तो इसमें शुरुआती जो सबसे पहला लेटर है, यानी पहला जो अक्षर है, वो कौन सा साउंड बताता है? यानी वॉवेल साउंड। इसको कहते हैं स्वर संधि, स्वर ध्वनि। अगर आप ज्यादा हिंदी कर रहे हैं तो इसको आप बोलेंगे स्वर ध्वनि। तो यानी ओ। अब लेकिन ये लेटर कौन सा है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट रहे और फर्स्ट साउंड क्या रहे? वॉवेल रहे, तो क्या लगेगा? मैंने आपको बोला था कि प्रायोरिटी किसको देना है? वॉवेल को, साउंड को। साउंड को प्रायोरिटी देना है। तो आप यहाँ पे क्या देंगे साउंड के लिए? साउंड कौन है? वॉवेल, तो लगेगा एन। उसी तरह से अगर वॉवेल रहे और वॉवेल रहे, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट। तो अब आप गौर करना कि यहाँ पर ई का साउंड भी क्या है? वॉवेल है, और लेटर भी क्या है? साउंड वॉवेल है। लेटर और साउंड दोनों वॉवेल है, तो इसलिए इसके पहले क्या लग जाता है? एन। आप गौर करो यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसका फर्स्ट साउंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट, है ना। और उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? वॉवेल। तो इसका मतलब क्या होगा? कॉन्सोनेंट के आधार पे ये तय होगा कि इसके पहले क्या लगना है। तो कॉन्सोनेंट क्या लगता है? तो ए लगता है। तो इस तरह से आप ना हमेशा साउंड को प्रायोरिटी देते हुए इसे बनाएंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो ध्यान से, अगला पेज में मिलेगा। हाँ, देखो ध्यान से, बॉय में क्या है? बॉय में क्या है? बी। बी क्या है भाई? बी बताइए। बी कॉन्सोनेंट है और इसका साउंड क्या है? वो भी कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए क्या लग गया? ए लग गया। एलिफेंट के पहले एन क्यों लग गया? क्योंकि इसका साउंड क्या है? साउंड, हमेशा साउंड को प्रायोरिटी देना है। साउंड, साउंड मतलब ध्वनि। तो साउंड का इसका प्रायोरिटी देंगे, तो एलिफेंट में ए क्या होता है? स्वर वर्ण, तो क्या लग गया? एन लग गया, चूंकि वॉवेल के पहले एन लगता है। यूनिवर्सिटी, देखो ध्यान से, यूनिवर्सिटी यौ से लिखते हैं, तो इसलिए ये क्या चीज हो गया? योरो लोबो किसमें होता है? कॉन्सोनेंट में, है ना। बचपन में आप पढ़े होंगे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। तो कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? ए। तो देखो यूनिवर्सिटी के पहले क्या लग गया?
ए, ठीक है। तो इस तरह से सब इसको एक बार पढ़ लेना। देखो ध्यान से, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या है, ये ऑनेस्ट में क्या है बताइए, ऑनेस्ट में ओ ऐसे लिखते हैं, ऑनेस्ट। तो ओ क्या हो गया, ओ हो गया कौन सा, इसका साउंड हो गया वॉवेल साउंड। तो वॉवेल के आधार पे क्या लगता है, एन। कैट में सी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, और इसका साउंड भी हो गया कॉन्सोनेंट। ठीक है, सभी लोग समझ में आ गया, आप सभी लोगों को एक बार हाँ बोल दीजिए तो मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ूं। एक ट्रांसलेशन का रूल पढ़ा दूं क्या, अगर इतना होने के बाद, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यानी ए और एन का प्रयोग आज हम लोग लगभग सीख चुके हैं। मैंने बोला था आपको कि पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलो, एक ट्रांसलेशन का रूल आपको याद है, ट्रांसलेशन कहाँ तक पढ़ाए थे, बस मैं हिंट दे देता हूँ जल्दी से। ट्रांसलेशन कहाँ तक हुआ था, आप बताइए जल्दी से। मुझे लगता है 13 होना है आज। देखो एमएसटी रूल का मैंने सेट बनाया हुआ है, आप जल्दी से बोलते तो ज़्यादा अच्छा रहता। 13 मैंने समझाया था शायद, देखता हूँ एक बार। नहीं, ये नहीं समझाया था, 12 तक हो चुका है। रागिनी शर्मा बहुत अच्छी, जब अच्छा है, आपने सही जवाब दिया। चलिए मैं ना इसको बताता हूँ अब, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, अथवा ना होगा, ना होगा, नी होगी, तो इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से आपको सिखा देता हूँ, आप लोग भी ध्यान से इसको लिख लो जल्दी जल्दी। यानी MST रूल नंबर 13 अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो, MST रूल नंबर 13 आज पढ़ेंगे, और जल्दी से 2 मिनट के अंदर हम लोग सीखेंगे। यानी इसका सिंबल क्या होगा कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगा और डॉट 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 दे दिए, इसका मतलब क्या होगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, अथवा डबल स्लैश दे दिए, अथवा ना होगा, ना होगा डॉट 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 दे दिए, इसका मतलब क्या होगा, ना होगा, नी होगी, ने होंगे, है ना। ये सिर्फ सिखा रहा हूं मैं आपको, अपलोड किया हुआ फाइल है, वहां से आप जरूर नोट बना लेना। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स क्या लिखेंगे, सिंटैक्स बोले तो उसका स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस, पढ़ना के लिए क्या मैंने बताया था, V1 लगेगा, यह मॉडल है तो हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, है ना। देखो ध्यान से, जैसे कल से आपको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं, कल से आपको समय पर ऑनलाइन क्लास करना होगा, कल से आपको समय पर ऑनलाइन क्लास करना होगा, ऑनलाइन क्लास करना होगा। अब ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लगा रहे, ना होगा, आई और वी के साथ सेल लगता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो आई और वी के साथ सेल लगता है, बाद बाकी सबके साथ विल लगेगा, लेकिन सेल और विल में और भी अंतर होते हैं जो कि मैं आपको कभी फिर बताऊंगा। फिलहाल अभी आप देखो यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है, आपको, तो आपको के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ क्या लग जाएगा, विल, यू विल, और उसके बाद क्या है भाई, हैव, यू विल हैव, और उसके बाद क्या है, टू, तो टू, और उसके बाद क्या लिखेंगे, V1। तो देखो ना होगा है ना लिखा हुआ ना यहाँ पे, ना होगा, और ना होगा पहले क्या है, वर्ब क्या है हमारा, ऑनलाइन क्लास करना। तो ऑनलाइन क्लास करना के लिए क्या होता है, अटेंड ऑनलाइन क्लास, अटेंड ऑनलाइन क्लास, है ना। यू विल हैव टू अटेंड ऑनलाइन क्लास, समय पर, तो ऑन टाइम। अब क्या बच गया, कल से, तो क्या लिखेंगे,
फ्रॉम टुमारो। चलो एक बार देख लो इसको, मैं एक दो बनाने के लिए जल्दी से। अगर एक बार नज़र पड़ जाएगा आपका तो समझ में आ जाएगा, एक बार नज़र से देख लीजिए इसे। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। आपको ये याद रखना पड़ेगा स्ट्रक्चर। मैंने हैव के बारे में बताया हुआ था कि हैव एक परना के अर्थ के लिए यूज़ किया जाता है, उसको कंजुगेटिव वर्ब कहते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था आपको। हाँ चलो एक मैं बनाने देता हूँ आपको अभी, बिल्कुल अभी एकदम छोटा सा बनाने देंगे और आप बना के दिखाओ, आपके लिए है ये। आपको आपको अंग्रेजी में भाषण देना होगा, भाषण देना होगा। चलो बना के दिखाओ जल्दी से, फिर क्लास बंद करेंगे, आप लोग भी थक गए होंगे पढ़ पढ़ के, जल्दी करो। 4 persons आर ऑनलाइन, रोशनी, रागनी, काजल एंड पल्लवी। सभी लोग जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। आपको अंग्रेजी में भाषण देना होगा, क्या बनाएंगे भाई? आपको अंग्रेजी में भाषण देना होगा, बताइए क्या बनाएंगे? जल्दी बनाओ, 8 बज गया, बायोलॉजी भी पढ़ना है, थोड़ा रेस्ट भी करना होगा आपको 5 मिनट के लिए। लगता है मुझे ही बनाना पड़ेगा, चलो मैं बना देता हूँ, आप लोग मिला लो। यू विल हैव टू अरे नहीं आया अभी तक जवाब। यू विल हैव टू डिलीवर अ स्पीच इन इंग्लिश, अंग्रेजी में तो क्या होगा? इन इंग्लिश। चलो इसको मिला लो जल्दी जल्दी और क्लास अब खत्म करते हैं। यू विल हैव टू डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश, यू विल हैव टू डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश। काजल का तो आ गया, सही है काजल। चलो ठीक है, हाँ जी रोशनी, यू विल हैव टू डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में सबने ई कैपिटल लेटर से दिया, धीरे धीरे आप लोग सीख रहे हो। रागिनी का भी आ गया, ऑलवेज यू विल हैव टू डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश, बहुत अच्छा। चलो एक किसी का नहीं आया है, रोशनी का भी आ गया, काजल का भी आ गया, पल्लवी का नहीं आया शायद। चलो ठीक है पल्लवी, इससे मिला लेना, अब आपके सामने है आंसर और इसका प्रैक्टिस कर लेना आगे, ठीक है। आर्टिकल उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल जहाँ तक पढ़ा है वहाँ एक बार रिवाइज कर लेना, जब हम लोग फिर से सैटरडे को मिलेंगे। अच्छा सैटरडे को संभवतः, अभी तो डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि रक्षाबंधन है तो सभी लोग कहीं ना कहीं इधर उधर रहेंगे, तो हो सकता है आपका क्लास बंद रहे, ऐसे ही आपको नोटिस दे दिया जाएगा। यानी फिर आपका क्लास, अगला क्लास अब होगा ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे तक इसे रिवाइज करके 13 रूल्स को बना लेना और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। कुछ पूछना उछना हो तो बताइए। ओके थैंक यू, गुड नाइट।